हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जोन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारत की संसद के बारे में कि भारत की संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, और हमारी जैसे पॉलिटिकल की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद ट्रिक के साथ करवाए हैं 1 से लेकर 395 तक, अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भारत की संसद। तो भारत की संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। अनुच्छेद 79 में भारत की संसद का वर्णन है। तो ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है? ये बनी है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। तो राष्ट्रपति के ऊपर एक अलग से वीडियो है, आप कम से कम 23-24 मिनट की वीडियो है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या है, उनके कार्य क्या है, वो किन किन की नियुक्ति करता है और उनकी कौन कौन सी सहूलतें दी जाती हैं। तो ये सब वर्णन राष्ट्रपति का एक अलग वीडियो है, सभी का लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। आगे, भारत की संसद लोकसभा से मिलकर बनती है और राज्यसभा से मिलकर बनती है, और इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इन तीनों को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको भारत की संसद अनुच्छेद 79 पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि भारत की संसद के बारे में एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो लोकसभा है इसका अनुच्छेद 81 में वर्णन है, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। इसके जो स्पीकर हैं वह है ओम बिरला, प्रेजेंट टाइम पे स्पीकर है। इससे पहले सुमित्रा महाजन थी इसके स्पीकर, और जो है ये वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये इसके हैं पदेन सभापति, इन्हें पदेन सभापति कहा जाता है। इसके सभापति हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। तो राज्यसभा जो उच्च सदन है इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। इससे पहले हामिद अंसारी थे उपराष्ट्रपति, तो इसके वो हामिद अंसारी थे पहले उपराष्ट्रपति, तो ये थे पदेन सभापति। तो इस प्रकार ये भारत की संसद अनुच्छेद 79 को हम कवर करेंगे आगे। तो आगे आप देख सकते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, ठीक है, जो कि उच्च सदन में है। राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल से हम कवर करेंगे। उसके बाद लोकसभा के बारे में जो राष्ट्रपति है उसकी अलग वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेंकैया नायडू तो इसके पदेन सभापति हैं। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80, उच्च सदन। पहली बैठक जो हुई थी राज्यसभा की वो 13 मई 1952 को हुई थी। पहली बैठक एग्जाम में पूछी जा सकती है। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। उसके बाद 13 मई को इसकी पहली बैठक हुई थी। अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 250 इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन पर है नहीं। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो उसमें जो 12 सदस्य हैं वो कैसे हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहायता के क्षेत्र में जिन्हें विशेष ज्ञान और अनुभव है, तो उन्हें नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 12 सदस्य, वैसे टोटल 245 सदस्य वर्तमान में हैं, परंतु अधिकतम 250 हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे राज्यसभा के बारे में और चीज़ें। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? तो इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अनुच्छेद 83 एक क्या कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 83, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। इनके जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 बार सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। अनुच्छेद 89 ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो कि प्रेजेंट टाइम पे हैं वेंकैया नायडू हैं। इससे पहले हामिद अंसारी थे उपराष्ट्रपति, तो वो थे। बाय डिफ़ॉल्ट जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, बस आपने ऐसा याद रखना है। प्रथम उप सभापति श्री एस कृष्णमूर्ति थे। इसके प्रथम उप सभापति CSB कृष्णमूर्ति थे। वर्तमान में जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। पहले सभापति होता है, फिर उसके बाद उसका उप सभापति होता है, क्योंकि जब उनकी गैर मौजूदगी में वो उनका स्थान लेता है, तो इसलिए उपसभापति भी होते हैं। तो नोट क्या है? अंडमान, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन तथा दीव में राज्यसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे राज्यसभा की कोई भी सीटें नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4 ऑप्शन देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं कि राज्यसभा की सीट कहाँ पे नहीं है, तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे राज्यसभा की संरचना से आगे राज्यसभा के बारे में
अनुच्छेद 80 क्या कहता है, अनुच्छेद 90 क्या कहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उपसभापति का पद रिक्त होगा या पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो उपसभापति के बारे में है कि इसमें क्या है, अनुच्छेद 90 में उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो उसे पद रिक्त कर देना होगा। अगर जो उपसभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उपसभापति भी वो नहीं बन सकता। आगे, सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा, अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो अनुच्छेद 90 के तहत वो त्यागपत्र दे सकता है। तो इसमें यह है एग्जाम में कैसे बन सकता है कि अनुच्छेद 90 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 90 में उपसभापति के त्यागपत्र का वर्णन है। आगे, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो एक बहुमत पारित कर दे, किसी हटाया जाए तो उसे हटाया जा सकता है, परंतु उसे 14 दिन पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। किसे, राज्यसभा को। राज्यसभा के सदस्यों को उपसभापति के लिए नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कि आपको हटाया जा रहा है एक बहुमत के द्वारा। राज्यसभा उपसभापति प्रेसिडेंट में हरिवंश नारायण सिंह है। नोट, मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लोकसभा है जो मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा नहीं होती। आगे और फैक्ट्स राज्यसभा के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। धन विधेयक 110 में अनुच्छेद धन विधेयक का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक किस सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा में केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मनाने के लिए लोकसभा बांधे नहीं है। ठीक है, राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है धन विधेयक के लिए सिफारिश करने के लिए। राज्यसभा ना धन विधेयक को स्वीकार कर सकती है ना उसमें संशोधन कर सकती है, यानी जो सारे का सारा काम है ये लोकसभा में होता है। जो संयुक्त अधिवेशन होती है 108 में वर्णन है संयुक्त अधिवेशन का, जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है राज्यसभा और लोकसभा का, तो उसमें धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक का संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कन्फ्यूज़न करने के लिए। आपको डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए करें। नेक्स्ट, आगे राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने वो कौन कौन थे, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी 1966 से 1967 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी थी और प्रधानमंत्री भी बनी। HD देवगौड़ा, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने। IK गुजराल ये प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2000 से लेकर 2014 तक, 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री बने, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। अब आगे जो हम करेंगे वो लोकसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में बस उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता, बस उतना ही पूछा जाएगा। आगे इसमें लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। पुराना नाम क्या था, जनता का सदन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का पुराना नाम क्या था, जनता का सदन था। लोकसभा नाम कब पड़ा, ये 1954 में पड़ा। ठीक है, ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान जब पारित हुआ तो जब मूल संविधान तो उसमें 500 सदस्य थे मूल संविधान में, लेकिन अब प्रेजेंट में 552 सदस्य हैं। वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो है 545 है। अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 552 है, लेकिन जो संख्या प्रेजेंट में है वो 545 है, जिसमें से जो 530 सदस्य राज्यों के द्वारा, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट जो लोकसभा के बारे में पूछे जा सकते हैं। पूछ के क्या जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जब पॉलिटिकल के क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे अनुच्छेद 93, तो इसमें क्या है, लोकसभा की पहली बैठक 2 सदस्य, एक अध्यक्ष तथा दूसरा उपाध्यक्ष चुनती है। जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो इसमें पहले वो 2 सदस्य, इसमें से एक अध्यक्ष चुनेगी और दूसरा उपाध्यक्ष चुनेगी। पहले जो स्पीकर है अभी प्रेजेंट टाइम में वो है ओम बिरला। प्रथम लोकसभा कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चला था। इसका भी प्रथम कार्यकाल पूछा जा सकता है। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, वो थे श्री GV मांगलवाकर थे, ये पहले लोकसभा स्पीकर थे। वर्तमान में ओम बिरला हैं, जो इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 331 क्या कहता है, 2 सदस्य एल्गो भारतीय प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 331
31 ये कहता है कि एल्गो भारतीय, एल्गो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत। त्यागपत्र देखें, जो इसका अध्यक्ष होता है स्पीकर, वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो किसको त्यागपत्र देता है, अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, यानी क्रॉस में वो उसको त्यागपत्र देगा, वो उसको त्यागपत्र देगा। वर्तमान में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है वो वैकेंट सीट है, अभी वर्तमान में लोकसभा का कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष कौन है, वो है ओम बिरला है। नेक्स्ट आगे अनुच्छेद 330, इसमें क्या है, इसमें कुछ सीट रिजर्वेशन दी गई हैं अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान प्राप्त किए गए हैं। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है, वयस्क मताधिकारी के आधार पर होता है। जैसे आपको पता है कि लोकसभा का जो चुनाव उसमें क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो ये आम चुनाव है जिसमें जनता चुनती है प्रधानमंत्री को, तो इसका कहा जाता है कि गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकारी के आधार पर होता है। 61वां संविधान संशोधन, भारत में 18 वर्ष की आयु को वयस्क माना जाएगा 1989 के तहत। उससे पहले 21 वर्ष थी, बाद में 61वां संविधान संशोधन जब हुआ तो भारत में जो वोटिंग राइट्स है वो 18 वर्ष को मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब से ये लागू हुआ, 1889 से 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। पहले इसकी आयु 21 वर्ष थी। आगे संयुक्त अधिवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये संयुक्त अधिवेशन, बार बार इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करता है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि जो संयुक्त अधिवेशन की जो कार्रवाई होती है जो लोकसभा के नियम है उसके तहत होती है, न कि राज्यसभा के नियम के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में देखिए, इस दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है, तो इसके 3 फैक्ट्स हैं। कोई ऐसा विधेयक है जो दूसरे में अस्वीकार कर दिया गया हो राज्यसभा में, लेकिन धन विधेयक को छोड़ के, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत हो गए हों, ठीक है। तब आगे दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से दूसरे विधेयक पारित होने के बिना 6 महीने बीत गए हों, यानी एक सदन में विधेयक पारित हुआ लेकिन जब दूसरे सदन में गया तो उसको 6 महीने बीत गए, ऐसे ही, ना उस पर कोई कार्रवाई ना कुछ, तो ऐसे सिचुएशन भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आगे कौन कौन से फैक्ट्स हैं आगे देख सकते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। उम्र 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा में कितनी थी, 30 वर्ष थी। वह भारत का नागरिक हो, पागलपन या दिवालिया ना हो, भारत सरकार के अंतर्गत किसी राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ पद पर ना हो। तो लोकसभा सदस्य बनने की ये योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 104, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल संख्या का 55वां होता है, यानी लोकसभा की जो कोरम संख्या किसे कहते हैं, यानी जो टोटल सदस्य हैं 550, उसका 10% उसे कोरम कहा जाता है, 10वां भाग कोरम कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि कोरम किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 104 में इसका वर्णन है। तो इसमें कोरम किसे कहा जाता है, टोटल सदस्य 550 सदस्य का 10वां%, तो वो कोरम कहलाता है। क्योंकि जो विपक्षी दल होते हैं उसमें 55 सांसद होने चाहिए, अभी प्रेजेंट टाइम में 55 सांसद भी नहीं है, यानी विपक्षी दल का कोई भी नेता लोकसभा में है ही नहीं। दंड देखिए कौन कौन से इसमें कैसे दंड दिया जाता है लोकसभा के सदस्यों को द्वारा। यदि कोई सदस्य बिना शपथ लिए संसद की कार्यवाही में भाग लेता है या मतदान करता है, शपथ उसने लिया नहीं लेकिन भाग लेता है, मतदान करता है, तो उसके मतदान को माना भी नहीं जाएगा और उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इसको दंड या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 348 का क्या कहता है, तो ये वर्णन करता है कि संसद के कार्य अंग्रेजी या हिंदी भाषा में किया जाएगा। तो अनुच्छेद 348 का में इसका वर्णन है। कुछ महत्वपूर्ण और भी हैं फैक्ट्स, जैसे एक समय में केवल एक व्यक्ति सदन का सदस्य रह सकता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई सदस्यों की पैनल में कोई भी पीठासीन उस अध्यक्ष की अध्यक्षता कर सकता है। इस चैनल में आमतौर पर 6 सदस्य या जो भी सदस्य होते हैं। आगे संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है तथा संयुक्त अधिवेशन में धन वेतों का भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये थी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।
राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, और जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति, उसकी अलग वीडियो है। जब तीनों को आप कंबाइन करेंगे तो भारत की संसद का वर्णन करेगा कि भारत की संसद कैसे चलती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।